नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी निरंतर रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। स्वागत है आप सभी का परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर, जहां हम एसएससी के लिए वर्ल्ड जियोग्राफी की शुरुआत कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अप्रोचेस ऑफ जियोग्राफी के विषय में, जहां हम भूगोल के दृष्टिकोण को समझेंगे। तो आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं भौगोलिक दृष्टिकोण यानी कि जियोग्राफिकल अप्रोचेस के विषय में, जो कि एग्जाम्स के लिए आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जानकारी के लिए जो है चीज़ों को समझना है, इसलिए हम आज की टॉपिक को जो है पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले हम अपनी प्रीवियस जो क्लास थी उसका सा एक छोटा क्विक रिवीजन करेंगे। इससे पहले हम अपनी प्रीवियस क्लास का, जहां हम लोगों ने बात किया हुआ था कि जो भूगोल है उसकी शुरुआत जो है जियो प्लस ग्राफोस से हुई, यानी कि भूगोल जो है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ था, जिसका अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन हम मुख्य रूप से तीन प्रकार से करते हैं: इंटरनल स्ट्रक्चर के अध्ययन करना, फिर आउटर में हम इसके क्रस्ट का अध्ययन करते हैं, जहां हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी लैंड मासेस हैं उनका अध्ययन करते हैं, फिर हम ओशियनोग्राफी को पढ़ते हैं, जहां पर हम लोगों ने बात किया हुआ था समुद्र विज्ञान की। इसके बाद हम जब पृथ्वी के एनवायरनमेंट को देखते हैं, तो वहां हम लोगों ने जब हम पृथ्वी के एनवायरनमेंट यानी कि पृथ्वी के आवरण का अध्ययन करते हैं, तो वहां हमें वापस से दो चीजें देखने के लिए मिलती हैं, जहां पर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की या क्लाइमेट की। जब हम क्लाइमेट का अध्ययन करते हैं तो इसे हम बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। और जब हम हमारे यूनिवर्स का अध्ययन करते हैं तो इसे हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। इसके बाद हम लोगों ने देखा हुआ था कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स के विषय में, और फिर हम लोगों ने बात किया हुआ था कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस के विषय में, जहां हम लोगों ने अलग अलग जियोग्राफर्स के विषय में पढ़ा हुआ था, जहां हम लोगों ने देखा था वराहमिहिर के विषय में। तो ये इरेज नहीं हो रहा, हो गया। तो कल की क्लास में हम लोगों ने बात किया हुआ था, जब हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस के विषय में, तो यहां हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट जियोग्राफर्स के विषय में पढ़ा हुआ था, जिसमें ऑफ इंडियंस, जिसमें हम लोगों ने वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, और दूसरे जियोग्राफर्स के विषय में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। जब हम, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, इनकी बुक्स थी। तो मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, आप इसका आंसर जो है मुझे बताइएगा कि वराहमिहिर जो है इनकी बुक का नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए कि वराहमिहिर की जो बुक है उसका नाम क्या है। तो वराहमिहिर की जो बुक्स है उसका नाम है वृहत संहिता, वृहत जातक, और पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, सॉरी जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है उसका नाम क्या है, पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका। और इसी पंच सिद्धांतिका में किस चीज के विषय में बताया गया है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के विषय में, यानी कि लूनर एंड सोलर इक्लिप्स के विषय में। इसके बाद हम लोगों ने बात किया हुआ था ब्रह्मगुप्त के विषय में, कि ब्रह्मगुप्त की जो है कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, जिसमें ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, इसमें ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है। भास्कराचार्य की बुक जो थी उसके विषय में, ये यहाँ पर हम लोगों ने देखा हुआ था भास्कराचार्य की बुक के विषय में, जिनकी बुक थी सिद्धांत शिरोमणि, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। और इसी का एक पार्ट है लीलावती, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है बुक है।
तो यही हम लोगों ने बात किया हुआ था भास्कराचार्य की बुक के विषय में, जिनकी बुक का नाम है सिद्धांत शिरोमणि। और इसी का एक पार्ट है, कौन सा पार्ट है इसका बताइए? लीलावती। लीलावती कैसी बुक है? ये एक मैथ्स की बुक है, बहुत ही ज्यादा इस पर ध्यान दीजिएगा। लीलावती कौन सा सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है? मैथ्स को रिप्रेजेंट करती है। तो हम लोगों ने इंडियन जियोग्राफर्स को पढ़ा हुआ था। इसके बाद हम लोगों ने बात किया हुआ था ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी के विषय में, यानी कि भूगोल की शाखाओं के विषय में, जहां हम लोगों ने भूगोल की मुख्य रूप से 2 शाखाओं का अध्ययन किया जहां हम लोगों ने मुख्य रूप से भूगोल की 7 ब्रांचेस का अध्ययन किया हुआ था, 7 से 8 जो मेजर ब्रांचेस हैं उनके विषय में, जहां हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, ओशियनोग्राफी समुद्र विज्ञान जिसे हम हाइड्रोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम लोगों ने कॉस्मोलॉजी को देखा था, जहां हम यूनिवर्स का अध्ययन करते हैं। फिर जब हम ह्यूमन जियोग्राफी की ओर चले थे तो यहां हम लोगों ने मुख्य रूप से इसके 5 सेक्शन को देखा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने बात किया हुआ था सोशल एंड कल्चरल जियोग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट के विषय में, इकोनॉमिक जियोग्राफी के विषय में, पॉलिटिकल जियोग्राफी के विषय में और हिस्टोरिकल जियोग्राफी के विषय में। तो इसमें हम लोगों ने बात किया हुआ था सोशल एंड कल्चरल जियोग्राफी, हिस्टोरिकल जियोग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, इकोनॉमिक जियोग्राफी और पॉलिटिकल जियोग्राफी के विषय में। जहां कुछ चीजें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई हुई थी, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। और इकोनॉमिक जो जियोग्राफी है वो कुछ सेक्शंस में या कुछ पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें एग्रीकल्चर, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एंड सर्विसेज जो है इंपॉर्टेंट थी। तो ये है हमारी प्रीवियस क्लासेस के विषय में कि यहाँ हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में किस चीज का अध्ययन जो है किया हुआ था। अब आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं जियोग्राफिकल अप्रोचेस के विषय में। जहां हम देखेंगे भूगोल के दृष्टिकोण को। अगर मैं आपसे पूछूं कि अप्रोच यानी कि दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, तो आप हमें क्या बता सकते हैं? दृष्टिकोण का अर्थ होता है किसी भी चीज को देखने का नजरिया, या किसी भी चीज के विषय में जब हम जैसी थॉट रखते हैं तो वो हमारे विचार होते हैं, वो हमारा पर्सपेक्टिव होता है किसी चीज को लेकर के। इसे ही हम बोलते हैं दृष्टिकोण यानी कि अप्रोच, और जिसे हम उपागम भी बोल सकते हैं। इसे हम दृष्टिकोण या उपागम भी कह सकते हैं। और आज हम इसी दृष्टिकोण के विषय में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो जियोग्राफिकल अप्रोचेस हैं वो मुख्य रूप से 3 सेक्शंस में डिवाइड हैं। ये 3 टाइप्स के हैं, जिसमें पहला है पॉसिबिलिज्म, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संभववाद। और वापस मैं आपको बता रही हूं कि आप शब्दों को ध्यान दीजिएगा। अगर आप किसी भी शब्द को ध्यान देंगे तो आपको काफी चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। दूसरा है डिटरमिनिज्म यानी कि और तीसरा है नियो डिटरमिनिज्म। डिटरमिनिज्म का मतलब होता है नियतिवाद, और नियो डिटरमिनिज्म का मतलब होता है नव निश्चयवाद। तो जब हम बात करते हैं पॉसिबिलिज्म की यानी कि संभववाद की, तो जब हम बात करते हैं पॉसिबिलिज्म यानी कि संभववाद के विषय में, तो देखिए, अगर आप शब्द को ध्यान से देखिए तो पॉसिबिलिज्म में आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ संभावनाओं की बात की जा रही है, यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज की बात की जा रही होगी। जैसे
इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि मैन इज एक्टिव एजेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि जो मनुष्य है वो एनवायरनमेंट, हमारी प्रकृति का सक्रिय सदस्य है। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट जो जीव है पृथ्वी पर वो मनुष्य ही है, और जितनी भी चीजें हो रही हैं नेचर के बीच में और दूसरे जंतुओं के बीच में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल ह्यूमंस का ही है। इसीलिए ह्यूमंस को एक्टिव एजेंट बताया गया है। और इस कारण से जो पॉसिबिलिज्म है वो कहता है कि अगर मनुष्य जो है प्रकृति का एक्टिव एजेंट है, सक्रिय सदस्य है, तो मनुष्य चाहे तो प्रकृति में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ कर सकता है, किसी भी प्रकार की नहीं लेकिन अधिकतर छेड़छाड़ वो कर सकता है। जैसे जब हम बात करते हैं पॉसिबिलिज्म की, तो पहला जो है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संभववाद। संभववाद इसको प्रपोज किया था वाइडल डी लाब्लाश, या इन्हें केवल आप लाब्लाश के नाम से भी समझ सकते हैं या जान सकते हैं, क्योंकि स्पेलिंग बहुत बड़ी है। तो इसे प्रपोज किया लाब्लाश के द्वारा या वाइडल डी लाब्लाश के द्वारा। और पॉसिबिलिज्म हमें बताता है कि देखिए, जो ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य है, वो एक एक्टिव एजेंट है। किसका? प्रकृति का या नेचर का। नेचर का ये कैसा एजेंट है? ये एक एक्टिव एजेंट या सक्रिय सदस्य है, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं वो इसके आसपास ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। और यही कारण है, क्योंकि मनुष्य जो है वो प्रकृति का एक्टिव एजेंट है, इस कारण से जो ह्यूमन है वो प्रकृति में चेंजेस कर सकता है, कैन चेंज द एनवायरमेंट। अब ये चेंजेस कैसे होंगे, इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं और इनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल, कि मान लीजिए एक स्थान है, मान लीजिए ये एक प्लेन एरिया है, यहाँ पर माउंटेन है, ये रिजिड एरिया है, और यहाँ पर वाटर सोर्सेज हैं, यहाँ पर कोई रिवर वगैरह या कुछ लेक वगैरह है। और ये क्या है? ये है माउंटेन। मान लीजिए आप यहाँ से जा रहे हैं और आपको यहाँ जाने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ बीच में पहाड़ खड़ा हुआ है। आप क्या करेंगे? क्योंकि अब टेक्नोलॉजीज इतनी अच्छी हैं, तो हम इन्हें काट करके इसके अंदर से हम एक पास बना लेंगे या एक सुरंग बना लेंगे, और यहाँ से हम अब आर पार जा सकते हैं, या हम इसे तोड़ करके आगे निकल सकते हैं। हमने यहाँ पर पासेस बना दी। अब आगे हम गए और अब हमें वापस से नदी दिखाई दी। अब क्या करेंगे? अब हम नदी को तो ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते, तो अब हमने यहाँ पर डैम बनाना शुरू कर दिया। ये रिवर थी, इस पर हम लोगों ने क्या किया? एक डैम बना दिया। अब हम इसके थ्रू आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य जो है वो प्रकृति में अलग अलग प्रकार के चेंजेस कर रहा है और अपनी सुविधा के अनुसार। तो यहाँ पर यही चीजें कही गई हैं संभववाद के अंतर्गत कि मनुष्य जो है वो प्रकृति का एक्टिव एजेंट, एक सक्रिय सदस्य है, और इस कारण से जो ह्यूमन है वो प्रकृति में छेड़छाड़ या प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। इसको प्रपोज किया था पॉल वाइडल डी लाब्लाश के द्वारा। दूसरा अप्रोच जो है वो है डिटर्मिनिज्म, यानी कि नियतिवाद। नियतिवाद और न्यू डिटर्मिनिज्म जो है इसे हम बोलते हैं नव निश्चयवाद।
तो देखिए, जब हम बात करते हैं नियतिवाद की, तो नियति शब्द ही यानी कि ये भाग्य को रिप्रेजेंट कर रही है, ये बता रही है कि कोई भी चीज जो है वो हमारे नियति के ऊपर निर्भर है, हमारे भाग्य के ऊपर निर्भर है, और हम जो है खुद से बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जो गॉड है, जो हमारे भगवान है, वही सबसे ज्यादा सर्वशक्तिमान है, और जो भी चीजें, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनके ऊपर पूरे तरीके से कंट्रोल जो है वो भगवान का है। तो इन दोनों में बिल्कुल नेगेटिव आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर जो ह्यूमन है उसे जो है सबसे सक्रिय सदस्य बताया गया है, जबकि जब हम बात करते हैं डिटर्मिनिज्म की, तो यहाँ पर भगवान या हमारे अलग अलग देवता लोग हैं, तो उनको यहाँ पर एक्टिव एजेंट जो है बताया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि मैन एंड हिज एक्शन एक्टिविटीज आर डिटरमाइंड बाय नेचर, यानी कि जो मनुष्य और उसकी जितनी भी क्रियाविधि है वो सब की सब नेचर के द्वारा जो है होती है या कंट्रोल जो है की जाती है। इसको प्रपोज किया था कार्ल लिटर, हम्बोल्ट, अरिस्टोटल या अरस्तु और डार्विन के द्वारा। देखिए, इसमें और भी नाम है, लेकिन सब पढ़ना जो है जरूरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हमें ये बताई गई कि मैन कांट चेंज द एनवायरनमेंट, यानी कि मनुष्य जो है वो प्रकृति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ जो है नहीं कर सकता। अब ये कैसे होगा, देखिए, निश्चयवाद या इसे हम बोल सकते हैं नियतिवाद। जिसे किसने प्रपोज किया हुआ है, प्रपोज बाय कार्ल लिटर, हम्बोल्ट, एटसेट्रा। आगे आपको पीपीटी दी गई है, आप वहां पर देख लीजिएगा। और यहाँ पर बात किया गया कि जो ह्यूमन है वो प्रकृति में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ह्यूमन कांट चेंज द एनवायरनमेंट। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पर जो पैसिव एजेंट है हमारा, वो कौन है, वो है गॉड या भगवान। और यहाँ पर ये बात बताई गई कि जो भगवान है, जो वो है, या कह सकते हैं जो नेचर है, क्योंकि हम ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो यहाँ नेचर लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर बताया गया कि जो नेचर है वो मनुष्यों को ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करने दे सकता है, और जो मनुष्य है वो काफी हद तक जो है वो प्रकृति के ऊपर जो है निर्भर है। जैसे मान लीजिए आपने वही स्ट्रक्चर, वही फिगर वापस लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई लैंड मास टेरेस्ट्रियल बॉडी है, मान लीजिए यहाँ माउंटेन वगैरह है, ये रिवर है। अब आपने यहाँ पर क्या किया हुआ था, यहाँ पर आपने पास बनाया हुआ था, और यहाँ पर हम लोगों ने डैम का फॉर्मेशन किया हुआ था, डैम को बनाया हुआ था। अब मान लीजिए कि ये जो एरिया था, ये ऐसा एरिया नहीं था जहां पर आप पास बना सके। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसा एरिया था जहां पर आप पास नहीं बना सकते, और ये कुछ ऐसा एरिया था जहां पर आप डैम के लिए ये बिल्कुल सही एरिया नहीं था। तो अब क्या होगा, अब अगर कभी भी एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण वॉल्केनिक इरप्शन हुआ या फिर भूकंप वगैरह आए, तो इससे क्या होगा, ये जो पास था ये खत्म हो जाएगा, या ये जो डैम था वो ढह जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये प्रकृति जो है वो कहीं ना कहीं मनुष्यों के ऊपर अपने अधिकार रखती है। तो इस कारण से जो नेचर है वो काफी हद तक जो है मनुष्यों को प्रभावित करती है। और ये जो डिटर्मिनिज्म है ये इसी के बारे में आपको जो है बताता है। जैसे अभी आपने देखा होगा जोशीमठ की घटना, वहां पर भी यही हुआ था, क्योंकि वो जो एरिया था वो सही एरिया नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो क्या हुआ, वहां पर कई घर जो है टूट गए, कई घर या कई लोग जो है वहां से उनको दूसरे जगह पर अपनी जो है रहने के लिए जगह लेनी पड़ी। तो इस कारण से जो है जो नियतिवाद है वो हमें इन चीजों के बारे में बताता है। फिर बात करते हैं नियो डिटर्मिनिज्म की या नव निश्चयवाद की। ये जो है बताता है
इसके जो एक्सपोनेंट हैं वो है ग्रिफिथ टेलर, और ये बताते हैं कि जो मनुष्य है और जो प्रकृति है ये दोनों के ऊपर में पूरे तरीके से, यानी कि दोनों को साथ में लेकर के चलते हैं और ये को एक्सिस्टेंस पर बल देते हैं कि ये कहते हैं कि मनुष्य और प्रकृति एक साथ जो है चल सकते हैं, और मनुष्यों को प्रकृति में इस प्रकार के चेंजेस करने चाहिए जो कि डिस्ट्रक्टिव ना हो, जो कि भविष्य में डेंजर ना करे किसी के भी लिए। और आप या कह सकते हैं कि ये हमें ये बताता है कि जो मनुष्य हैं वो प्रकृति में छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन आप वो चेंजेस इतना करिए कि बाद में चल करके हमें उसका गलत इम्पैक्ट जो है देखने के लिए ना मिले। तो नियो डिटरमिनिज्म जो है वो हमें को एक्सिस्टेंस के बारे में बताता है और कहता है कि मेक चेंजेस इन द एनवायरनमेंट दैट डोंट हार्म इट, यानी कि इस प्रकार से प्रकृति में चेंज करिए, छेड़छाड़ करिए जो कि एनवायरनमेंट यानी कि हमारी प्रकृति को हार्म ना करे, उसे नुकसान जो है ना पहुंचाए। तो ये है जियोग्राफिकल अप्रोच के विषय में। और अब हम बात करने जा रहे हैं समोच्च रेखाओं के विषय में, आइसोसिस्मल लाइंस के विषय में, और ये हमारे पहले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप यहाँ पर मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं कि आइसोलाइंस क्या है, या फिर लगभग 18 प्रकार की आइसोलाइंस होती हैं, तो उसमें से आपसे पूछ लिया जाता है कि, या फिर मैच द फॉलोइंग में आपको बता दिया जाता है, इधर आपको आइसोलाइंस के नाम दे दिए जाएंगे, वहां पर इसके बारे में बता दिया जाएगा अपोजिट साइड में, और आपको फिर उसे मैच करवाना पड़ेगा कि कौन सी लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, किस चीज के विषय में जो है बताती है। तो चलिए समझते हैं कि आइसोलाइंस जो है वो क्या होती है। ये हमारा लास्ट ही टॉपिक है पहले चैप्टर का। तो अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे 6वें टॉपिक, ये 7वां टॉपिक है, आइसोलाइंस। आइसोलाइंस हिंदी में से हम बोलते हैं समोच्च रेखाएं। समोच्च रेखाएं। जब हम बात करते हैं आइसोलाइंस के विषय में, देखिए वापस से शब्दों को पकड़िएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, तो आपको कई चीजें जो है वो समझ में खुद ब खुद आएंगी। जब हम बात करते हैं आइसोलाइंस की, तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आइसोलाइंस जो है वो मुख्य रूप से 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है आइसो, पहला शब्द है आइसो, और दूसरा शब्द है लाइन, जिसमें आइसो का मतलब होता है समान या फिर इक्वल, और लाइन का मतलब होता है लाइन या रेखाएं। और अगर आप इन दोनों को आपस में मर्ज कर दीजिए या आपस में मिला दीजिए, तो इससे एक अर्थ निकलता है कि इक्वल लाइंस। कैसी लाइंस? इक्वल लाइंस या समान रेखाएं। कैसी रेखाएं? समान रेखाएं। तो आइसोलाइंस का मतलब ही होता है आइसो, जो कि 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, आइसो प्लस लाइन। आइसो का मतलब होता है इक्वल, समान, लाइन का मतलब होता है रेखाएं, और इन दोनों का मेन जो अर्थ होता है वो है इक्वल लाइंस, यानी कि समान रेखाएं। यानी कि हम कह सकते हैं ये कुछ ऐसी रेखाएं होंगी जो कि लगभग कई जगहों पर समान होंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि एक समान लंबाई या एक समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखाएं, यानी कि ये इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। अब वो कैसे करती हैं? मान लीजिए कि ये कोई रीजन है, और अगर हम अर्थक्वेक के विषय में ले, क्योंकि जो आइसोलाइंस हैं वो लगभग 18 टाइप्स की होती हैं, 18 प्रकार की होती हैं, जिसमें आइसोबार, आइसोह्यूम, आइसोथर्म, आइसोब्लांट एटसेट्रा, इस तरीके की लाइंस हैं। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ भूकंप के लिए अगर हम ले रहे हैं, तो मान लीजिए आइसोसिस्मल लाइंस की अगर हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई रीजन है
अभी जब हम भूकंप पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे कि रिक्टर स्केल क्या है और इससे हम भूकंप का मापन जो है कैसे करते हैं। मान लीजिए ये कोई रीजन है और यहाँ पर भूकंप आ रहा है, तो अगर आपसे मैं कहूँ कि कौन कौन से रीजन या कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जहां पर आपको इक्वल रिक्टर स्केल के भूकंप देखने के लिए मिल रहे हैं, तो आप बताएंगे कि मैम यहाँ पर 5 रिक्टर स्केल का भूकंप है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो जब हम इन इक्वल लाइंस को आपस में मिलाते हैं या इन इक्वल पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं, तो ऐसी रेखाओं को ही हम आइसोलाइंस के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 रिक्टर स्केल का भूकंप आ रहा है और जब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो ऐसी रेखाओं को ही हम क्या बोलते हैं, आइसोलाइंस। आइसोलाइंस किसे रिप्रेजेंट करती है, इक्वल अर्थक्वेक को रिप्रेजेंट करती है या फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है कि किन किन स्थानों पर हमें एक जैसी फ्रीक्वेंसी या एक जैसी तीव्रता हमें देखने के लिए मिल रही है इसके विषय में। तो इस प्रकार से आइसोलाइंस जो है बटी हुई हैं और ये अलग अलग एरिया में अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से जो है बताई गई हैं। आइए, तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा आइसोलाइंस के विषय में, यानी कि समोच्च रेखाओं के विषय में। और आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम इसे आगे की ओर पढ़ेंगे, इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि जो आइसोलाइंस है वो कितने प्रकार की हैं और कौन कौन सी हैं और वो किन भौतिक राशियों को रिप्रेजेंट करती हैं। आज की क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही हैं और पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।